नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर और न्यूज एट 10 में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे स्वदेश। पीएम के दौरे से तीनों देशों के साथ संबंधों को मिली और मजबूती। उत्तर प्रदेश में पौधारोपण महाअभियान के तहत 35 करोड़ पौधे लगाने का काम जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से किया शुभारंभ। सुबह 9 बजे तक पूरे राज्य में 3.5 करोड़ पौधारोपण का हुआ काम। वियतनाम के फू क्वक द्वीप के पास पर्यटकों से भरी नाव डूबी, 15 भारतीयों की मौत। हादसे पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया शोक। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ईरान अमेरिका युद्ध और भड़का। ईरान ने जॉर्डन में स्थित प्रिंस हसन एयरबेस पर कई बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का किया दावा। और खेल की खबरों में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। 16 जुलाई को सेमीफाइनल में इंग्लैंड के साथ है भिड़ंत। और न्यूज एट 10 में देखते हैं खबरें। सबसे पहले फुटबॉल विश्व कप यानी कि फीफा से जुड़ी हुई। तो बात करते हैं अर्जेंटीना की, जिसने विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से मात दी। अर्जेंटीना ने 10वें मिनट में मैक एलिस्टर के गोल की मदद से बढ़त बना ली और स्विट्जरलैंड की ओर से 67वें मिनट में एंड्रियो ने बराबरी का गोल दागा। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर रहीं। इसके बाद अतिरिक्त समय में अर्जेंटीना के लिए अल्वारेज और मार्टिन्स ने गोल की और मैच 3-1 से अर्जेंटीना के नाम रहा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के तीसरे क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। मैच के पहले हाफ में आंद्रेस शेलरप ने 36वें मिनट में गोल दागते हुए नॉर्वे को बढ़त दिलाई। हालांकि इंग्लैंड ने हाफ टाइम से पहले ही इस बढ़त को बराबर कर दिया। अब जब जूड बेलिंगहैम ने इंजरी टाइम के दूसरे मिनट में अपनी टीम के लिए गोल दागा, इसके बाद दूसरा हाफ पूरा होने तक स्कोर बराबर पर रहा और मैच एक्स्ट्रा टाइम में गया और बेलिंगहैम ने 93वें मिनट में एक और गोल दागते हुए इंग्लैंड को बढ़त दिलाई और साथ ही जीत भी सुनिश्चित कर दी। और फीफा फीवर पर बात करने के लिए न्यूज रूम से जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता और सहयोगी सुचित्रा। तो साफ तौर पर अगर देखा जाए तो अर्जेंटीना अब जिस तरह से ये बड़ा मुकाबला जीत चुकी है, इंग्लैंड का क्या होगा? और अर्जेंटीना का 100% जीत का रिकॉर्ड रहा है अगर हम पिछले कई जो फीफा वर्ल्ड कप से उनको देखें तो। जी बिल्कुल आंचल, आज का जो मुकाबला था भले ही अर्जेंटीना की टीम जीत गई है, लेकिन ये बात माननी होगी कि स्विट्ज़रलैंड ने कड़ी टक्कर दी है अर्जेंटीना को। इस मैच में स्विट्ज़रलैंड एक बेहतर टीम के रूप में दिखाई दी। अर्जेंटीना की टीम जिस तरह का खेल खेलती है वो उसे नहीं खेलने दिया गया, पूरी तरह से बांध कर रखा स्विट्ज़रलैंड की टीम ने अर्जेंटीना के खिलाड़ियों को। और एक समय लग रहा था कि कहीं हमें उलटफेर ना देखने को मिल जाए, क्योंकि इस मैच से पहले 7 मुकाबलों में स्विट्ज़रलैंड ने कभी अर्जेंटीना को नहीं हराया था। लेकिन जिस तरह का खेल स्विट्ज़रलैंड की टीम दिखा रही थी, लग रहा था कि शायद हमें अपसेट देखने को मिल जाए, लेकिन अर्जेंटीना ने वही किया जो पिछले 2 मुकाबलों में करती आ रही है। पिछले 2 मुकाबले अगर हम देखें अर्जेंटीना की टीम के, केप वर्डे के खिलाफ वो एक्स्ट्रा टाइम में ले गई थी केप वर्डे अर्जेंटीना को, वहाँ पर उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम में गोल किया था, वहाँ पर एक जीत दर्ज की थी। एक कमज़ोर मानी जा रही टीम के खिलाफ वो संघर्ष करती हुई दिखाई दी थी। वहीं पिछले मैच की अगर बात करें, मिस्र के खिलाफ एक वक्त 2-0 की बढ़त बना ली थी मिस्र ने और लग रहा था कि वो मैच मिस्र जीत जाएगा और अर्जेंटीना वहीं बाहर हो जाएगा, लेकिन अर्जेंटीना ने डाइंग मोमेंट्स में 14 मिनट के अंदर 3 गोल करते हुए वापसी की थी उस मैच में शानदार, और उस मैच को जीता था। एक विवाद भी उस मैच में देखने को मिला
मिला था कुछ फैसलों को लेकर, और आज एक बार फिर वही हुआ है। स्विट्जरलैंड जी। निर्धारित समय तक 1-1 की बराबरी पर रखा उसने अर्जेंटीना को, और उसके बाद जब एक्स्ट्रा टाइम का खेल शुरू हुआ तब भी कहीं ना कहीं स्विट्जरलैंड हावी दिखाई दी, लेकिन अर्जेंटीना ने आखिरी पलों में कहीं अपना जो खेल का स्तर है वो उठाया, रणनीति में कुछ बदलाव किया और 2 गोल एक्स्ट्रा टाइम में किए, जिसकी वजह से उन्हें जीत मिली जी। है। लेकिन अगर अगले मैच में इंग्लैंड से मुकाबला करना है तो अर्जेंटीना को अपने खेल का स्तर उठाना होगा, क्योंकि जिस तरह का खेल इंग्लैंड की टीम दिखा रही है, इंग्लैंड और अर्जेंटीना जब आमने सामने होंगे सेमीफाइनल में, तो मैं कहूँगी कि इंग्लैंड फेवरेट के तौर पर उतरेगी, अगर आज के दोनों मुकाबलों में इंग्लैंड और अर्जेंटीना की फॉर्म को देखें तो। आपने बहुत सही कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जो पॉइंट्स टेबल अगर हम देखें तो अर्जेंटीना ने अपना दबदबा बरकरार रखा है, लेकिन इंग्लैंड और नॉर्वे की अगर मैच की बात की जाए तो कितना रोमांचक ये मैच रहने वाला है, जिस तरह से इंग्लैंड जिस तरह से लगातार खेलती हुई नजर आ रही है। हाँ जी बिल्कुल, अगर इंग्लैंड और नॉर्वे के मुकाबले की हम बात करें तो काफ़ी एक हम कहें कि हमें फास्ट फुटबॉल देखने को मिला, एंटरटेनिंग फुटबॉल देखने को मिला, फैंस को माना भी जा रहा था, क्योंकि नॉर्वे के पास अर्लिंग हालांड थे तो इंग्लैंड के पास जूड बेलिंगम और हैरी केन थे। दोनों ही टीमें अटैकिंग फुटबॉल खेलने में यकीन रखती हैं और काफ़ी रोमांचक रहा मैच। दोनों ही टीमों की तरफ से एक हैरी केन का जो गोल था वो ऑफ साइड करार दिया गया, वहीं अर्लिंग हालांड ने जो एक गोल किया था नॉर्वे के लिए, वहां पर भी क्योंकि उससे पहले एक फाउल देखने को मिला था, तो वो भी जो गोल है वो इनवैलिड करार दिया गया। अब वो दोनों गोल, उन दोनों में से कोई एक भी गोल अगर मान्य रहता तो शायद स्कोर लाइन और मैच की तस्वीर भी कुछ अलग हो सकती थी, अगर हालैंड के उस गोल से पहले फाउल नहीं होता तो। लेकिन एक तरह से मुकाबला माना जा रहा था हालैंड और हैरी केन का, लेकिन जूड बेलिंघम जो पिछले कुछ समय में सबसे बड़े विनर बनकर उभरे हैं इंग्लैंड की टीम के लिए, नंबर 10 की जर्सी पहनते हैं, और हम देखते हैं कि नंबर 10 की जो जर्सी है वो हर टीम में टीम के सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड के लिए जाती है। तो जूड बेलिंघम ने यहाँ पर एक बार फिर अपनी जर्सी के नंबर 10 को पूरी तरह से सार्थक साबित करते हुए 2 गोल किए हैं और ये मैच जिताया है। इससे पहले मैक्सिको के साथ जब एज़टेका स्टेडियम में मुकाबला था इंग्लैंड का, वो भी एक कड़ा मुकाबला माना जा रहा था, वहाँ पर भी बेलिंघम ने गोल किए थे और अपनी टीम को जीत दिलाई थी। तो बेलिंघम मैं कहूँगी कि इस विश्व कप में सबसे बड़े स्टार, सबसे बड़े मैच विनर बनकर उभरे हैं इंग्लैंड के लिए। अच्छा, तो मुकाबला दिलचस्प होने वाला है सुचित्रा। जब हम बात करते हैं इंग्लैंड और अर्जेंटीना की, अगर हम इन दोनों ही टीम्स के स्ट्रेंथ्स का जिक्र करें तो दोनों ही जो टीम्स हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या रहने वाली है आगामी सेमीफाइनल मैच के लिए? जी बिल्कुल, अगर हम अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना हम जानते हैं कि मौजूदा चैम्पियन है, सितारों की कोई कमी नहीं है अर्जेंटीना में। लेकिन अर्जेंटीना में कहूँगी कि पिछले लगातार जो 3 मैच उन्होंने जीते हैं, दबाव में आने के बावजूद सबको लग रहा था कि अर्जेंटीना शायद हार जाएगी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन्होंने वापसी की है, जिस तरह का उन्होंने खेल दिखाया है इतने दबाव के बीच, और मैच का रुख एक तरह से पलटा है, ये जो अनुभव है ये उनके ज़रूर काम आएगा सेमीफाइनल में। क्योंकि विश्व कप का वैसे तो हर मुकाबला जो है वो प्रेशर का मुकाबला होता है, लेकिन जब आप आ जाते हैं नॉकआउट्स में, जब आप क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में खेल रहे होते हैं, तो वो जो दबाव है वो और भी बढ़ जाता है। तो जब दबाव के बीच में खेलने उतरेंगी इंग्लैंड और अर्जेंटीना, तो मुझे लगता है कि ये जो दबाव के बीच अर्जेंटीना ने खेल दिखाया है, जो हार के मुंह से जीत को खींच कर लेकर आई है, ये जो अनुभव है ज़रूर उनके काम आएगा। इंग्लैंड को हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा कि अर्जेंटीना की टीम भले ही आक्रामक खेल ना दिखा रही हो, भले ही उतनी हावी नज़र ना आ रही हो, लेकिन मैच के अंतिम पलों में अपने खेल का स्तर उठा लेती है, अपनी रणनीति में बदलाव कर लेती है और कहीं ना कहीं से मैच को जीत कर ले जाती है। ये एक बड़ी ताकत रहेगी अर्जेंटीना की। वहीं अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड के पास उनके शानदार स्ट्राइकर्स हैं, उनके पास हैरी केन है, उनके पास जूड बेलिंघम है। अटैकिंग खेल इंग्लैंड की टीम दिखा रही है, एक यूनिट के तौर पर। मैं कहूँगी कि इस विश्व कप में कोई एक टीम है जो एक यूनिट के तौर पर शानदार खेल दिखाती हुई नजर आई है, तो वो इंग्लैंड की टीम है। इससे पिछले मैच में हमने देखा भी था कि बेलिंघम और हैरी केन जो कि दोनों अच्छे गोल करने में सक्षम है, लेकिन एक पास था जो बेलिंघम ने हैरी केन को दिया, लेकिन हैरी केन ने फिर से बेलिंघम को दे दिया। तो ये दिखाता है कि एक इंडिविजुअल जो टारगेट्स हैं वो कहीं ना कहीं अचीव नहीं करने चाह रहे हैं दोनों ही खिलाड़ी, टीम को जिताना चाह रहे हैं। और क्योंकि फुटबॉल एक टीम गेम है, तो ये जो टीम भावना है ये किसी भी टीम के लिए बेहद ज़रूरी है। तो एक यूनिट के तौर पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है इंग्लैंड की टीम। अच्छा, बिल्कुल।
बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा और सही आकलन रहा कि किस तरह से बड़े उलटफेर का गेम फीफा फीवर माना जाता है और हम आने वाले जो मैचेस हैं वो कहीं ना कहीं जो रोमांचक तो रहेंगे ही और साथ ही साथ जो फुटबॉल से बहुत प्यार करते हैं उनके लिए भी ये मैचेस बेहद खास हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुचित्रा इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो ये और फिलहाल न्यूज़ 10 में वक्त छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। क्या आप उत्तर प्रदेश में अपनी मातृभूमि से दूर देश या विदेश में बसे हुए हैं? अब आप अपने पैतृक गांव की तरक्की में योगदान देना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है मातृभूमि योजना, एक ऐसी पहल जहां आप अपने गांव के विकास में भागीदार हो सकते हैं। आपके द्वारा विकास कार्यों में 60% योगदान देने पर शेष 40% खर्च राज्य सरकार वहन करेगी और आपका या आपके पूर्वजों का नाम चयनित परियोजना के शिलापट पर अंकित किया जाएगा। आर्ट सिखाने का एक सेंटर खोलना चाहती हूँ। सरकार सहयोग कर रही है। स्टेडियम जो हमने बनाया है इसमें बच्चों के लिए पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल एज वेल एज एजुकेशनल ट्रेनिंग होगी। आइए उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के साथ अपने गांव के सपनों को साकार करें। अपनी मातृभूमि के प्रति प्रत्येक के मन में सम्मान का भाव, श्रद्धा का भाव है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें या हमसे संपर्क करें। मातृभूमि के लिए आपका योगदान बनाएगा देश को महान। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में आज से महावृक्षारोपण 2026 अभियान शुरू किया गया, जहां एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पूरे प्रदेश में एक ही दिन में करीबन 35 करोड़ से अधिक पौधे रोपने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के सहजनवा में लिंक एक्सप्रेस वे के किनारे पौधारोपण किया। गोरखपुर में पवित्र त्रिवेणी वृक्षारोपण और विकास उद्यान को बनाया जाएगा। सरकार का दावा है कि ये केवल पौधारोपण नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से मुकाबला और जन भागीदारी का सबसे बड़ा अभियान होगा। प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत, नगर निकाय, एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग, रेलवे ट्रैक, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, कृषि विज्ञान केंद्र, औद्योगिक इकाइयां, पावर प्लांट और अन्य सरकारी परिसरों में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाएगा। प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और देश में डिजिटल क्रांति के सबसे मजबूत नींव का जो आधार बना और उस पहचान प्रणाली ने पिछले एक दशक में नागरिक सेवाओं की तस्वीर को बदल कर रख दिया। 12 जुलाई 2016 को UIDAI को वैधानिक दर्जा मिलने के बाद आधार ने कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता, तेज सेवा वितरण और फर्जी लाभार्थी पर रोक लगाने में अहम भूमिका निभाई। देखिए कैसे आधार मॉडल आज वैश्विक डिजिटल गवर्नेंस की मिसाल बन चुका है, इस रिपोर्ट के जरिए। बीते 12 वर्षों में देश में विभिन्न डिजिटल पहलों के चलते नागरिकों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं। इस दौरान आधार, जनधन और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी सुविधाओं ने देशवासियों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। डिजिटल दुनिया के इस पूरे तंत्र की नींव में है आधार की डिजिटल पहचान। ये दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसे कानूनी ढांचा देने के लिए 2016 में आधार अधिनियम पारित हुआ। इसी अधिनियम के तहत 12 जुलाई 2016 को UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को एक वैधानिक प्राधिकरण का दर्जा मिला।
इससे पहले ये योजना आयोग का सिर्फ एक कार्यालय था। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस विधेयक को 3 मार्च 2016 को लोकसभा में पेश किया था। इसे संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत मनी बिल के रूप में पेश किया गया था, जिसके बाद 11 मार्च 2016 को ये विधेयक पारित होकर टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज, बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016 यानी आधार कानून बन गया। आधार से भारत की संचित निधि से वित्त पोषित सब्सिडी देने, लाभ और सेवाओं की लक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करने, कल्याणकारी योजनाओं में लीकेज रोकने, डुप्लीकेशन और धोखाधड़ी रोकने और निवासियों को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान देने जैसे अहम कदम सुनिश्चित करने में बड़ी मदद मिली है। आधार के करीब 144 करोड़ सक्रिय धारक हैं, जिसके चलते इसने 17,000 करोड़ से अधिक प्रमाणीकरण संबंधी लेन देन पूरे कर लिए हैं। आज आधार को भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद माना जाता है, जिसमें केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें भी बड़े पैमाने पर आधार का इस्तेमाल कर रही हैं। डिजिलॉकर, ई-साइन और यूपीआई जैसी अनेक बेहद अहम सेवाएं इसी बायोमेट्रिक पहचान की नींव पर सुचारू रूप से काम कर रही हैं। आधार आधारित डीबीटी से करीब 4 करोड़ 15 लाख से ज्यादा फर्जी एलपीजी कनेक्शन और 5 करोड़ 3 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट राशन कार्ड हटाए जा चुके हैं, जिससे रसोई गैस और खाद्य सब्सिडी वितरण में व्यापक सुधार आया है। आधार के चलते बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली है। सरकार के मुताबिक आधार से कई तरह की धोखाधड़ी खत्म करने से 5,14,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हो चुकी है। वहीं जनधन, आधार और मोबाइल की ट्रिनिटी जैम में भी आधार ने अहम भूमिका निभाई है, जिससे करोड़ों देशवासियों को सेवाओं का सीधा लाभ पहुंचा है। आधार ने प्रशासन को लेकर नागरिकों के नजरिए में क्रांतिकारी बदलाव पैदा किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आया ये परिवर्तन पारदर्शिता के लिए उनकी प्रतिबद्धता का सटीक प्रमाण है। इसी का नतीजा है कि इस दौरान कई देशों ने भारत के साथ आधार से जुड़ी डिजिटल पहचान तकनीक को साझा करने के लिए समझौते किए हैं, जिससे आधार मॉडल दुनिया भर में डिजिटल गवर्नेंस का बेहतरीन उदाहरण बनकर उभरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं देश के सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र यानी कि फूड प्रोसेसिंग को मजबूत बनाने की दिशा में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की योजना ने एक अहम उपलब्धि हासिल की। योजना के तहत देश भर में 2 लाख से ज्यादा जो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम हैं, उन्हें ऋण जो है वो स्वीकृत किए जा चुके हैं। नई दिल्ली में आयोजित विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने इस उपलब्धि को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। देखिए रिपोर्ट। देश के गांवों और छोटे शहरों में खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े लाखों छोटे उद्यमों को नई पहचान और नई उड़ान देने वाली प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों के लिए PMFME योजना ने एक नया इतिहास रच दिया है। नई दिल्ली में आयोजित विशेष समारोह में योजना के तहत 2 लाख से अधिक ऋण स्वीकृत होने की उपलब्धि के दिन विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने झारखंड के रांची निवासी इंद्रजीत सिंह को योजना के 2 लाख में लाभार्थी के रूप में सम्मानित किया। खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो आने वाले दिनों में जब हम लोग विकसित भारत के लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, 2047 में जब हम लोग भारत को एक विकसित देश बनता हुआ देखना चाहते हैं, उसमें एक अहम भूमिका ये क्षेत्र निभाएगा। आज की तारीख में हमारे पास वो वॉल्यूम है जहां हम अपने देश की खाद्य ज़रूरतों को पूरा करते हुए कई और देशों की खाद्य फूड सिक्योरिटी पे भी हम लोग ध्यान दे सकते हैं। PMFME योजना के तहत अब तक 20,300 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित हुआ है। सूक्ष्म उद्यमों को वित्त, प्रशिक्षण, तकनीक, ब्रांडिंग और बाजार से जोड़ने वाली PMFME योजना अब केवल सरकारी योजना नहीं बल्कि स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देने का माध्यम बन चुकी है। 2 लाख से अधिक ऋण स्वीकृतियों का ये पड़ाव बताता है कि छोटे उद्यमों के जरिए बड़े आर्थिक बदलाव की सरकार की रणनीति अब जमीनी स्तर पर परिणाम देने लगी है। PMFME के तहत लोन लिया 7 लाख का, जिससे मैंने बड़ी मशीनें ली, जिससे मेरा उत्पादन बढ़ा और मेरे प्रोडक्ट में गुणवत्ता आई। तो मैंने अप्लाई किया, बड़ी इजीली मुझे लोन मिल गया और उसका बेनिफिट भी मेरे बैंक में सब्सिडी के माध्यम से आ गया। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। उससे मेरी पैकिंग इम्प्रूव हो गई, मेरी सेल इम्प्रूव हो गई
और अब मेरी अच्छी खासी विजिबिलिटी है मेरे ब्रांड की। योजना के अंतर्गत 4,18,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह सदस्यों को प्रारंभिक पूंजी सहायता दी गई है, जबकि 1,76,000 से अधिक लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। देश भर में स्वीकृत 80 साझा इंक्यूबेशन केंद्रों में से 32 केंद्र पहले ही संचालित हो चुके हैं। पीएम-एफएमई योजना का देश भर में 2 लाख से ज़्यादा हितग्राहियों को इसका सीधा लाभ मिला है। इस योजना में 45% से ज़्यादा महिलाएं हैं, साथ ही 90% से ज़्यादा फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर को इसका लाभ मिला है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण और छोटे कस्बों में न सिर्फ आर्थिक समृद्धि आई है, बल्कि बड़ी संख्या में लोग आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फू क्वेक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हुई है। मुंबई में वियतनाम के महावाणिज्य दूतावास के अनुसार प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से हादसे के कारणों का पता लगाने और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने को लिए कहा। उन्होंने नियमों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार लोगों को और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के भी निर्देश दिए। साथ ही घायलों के इलाज और मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता देने के लिए कहा। यह हादसा कल उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फू क्वेक द्वीप के पास रट नगोई टापू के निकट अचानक ऊंची लहर की चपेट में आकर पलट गई। नाव में चालक दल के 4 सदस्य भी सवार थे। स्थानीय प्रशासन ने 21 लोगों को बचा लिया, जबकि 15 भारतीयों की मौत हुई है। मृतकों में 2 महिलाएं हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की। इनमें 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने यूएई, बहरीन और कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। आईआरजीसी ने यह भी दावा किया कि जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर कई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। इससे पहले ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगले आदेश तक सभी जहाज़ों की आवाजाही के लिए बंद करने का दावा किया था। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम खत्म हो गया, लेकिन तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान बातचीत जारी रखने पर सहमत है। दोनों पक्षों के सैन्य दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच वैश्विक तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। बात विंबलडन की, जहां टेनिस टूर्नामेंट में कल रात लंदन में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकुआ को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया। नोस्कोवा पिछले 4 वर्षों में खिताब जीतने वाली चेक गणराज्य की तीसरी खिलाड़ी बनी। इससे पहले वर्ष 2023 में मार्केटा वोंड्रुसोवा और 2024 में बारबोरा क्रेजिस्कोवा ने ये टूर्नामेंट जीता था। पुरुष एकल के फाइनल में आज विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से है। ये मैच भारतीय समय अनुसार आज रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। सिनर ने सेमीफाइनल में 9 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच को हराया था, जबकि ज़ेवरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। और न्यूज़ 18 में इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।